नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के स्थान पर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भरा नामांकन फॉर्म। मौसम बिसेन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का दिया हवाला। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष ने दिया अपने सभी पदों से इस्तीफा। प्रदीप जायसवाल को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर जताया विरोध। जिले के 3 स्थानों में स्टेट जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की। शहर के फटाका एंड फटाका और दर्द गो फार्मा में जीएसटी टैक्स सहित खंगाले जा रहे दस्तावेज। शिक्षक ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सास की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरनापुर में जन शिक्षक के पद पर पदस्थ मृतक। लालबोरा रोड पर सड़क दुर्घटना में हो रहा इजाफा। बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय देवनाथ बिसेन ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों और दायित्व से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि बारासूनी विधानसभा में निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को भाजपा के द्वारा अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बारासूनी के कुछ भाजपाइयों में विरोध देखने के बाद भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय देवनाथ बिसेन ने पार्टी के सभी पदों और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों विधानसभा चुनाव के नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम दौर चल रहा है, जिसको देखते हुए बहुत से ऐसे कार्यकर्ता व पार्टी पदाधिकारी हैं जिन्हें पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशी नहीं बनाए जाने को लेकर वह अब भी चुनावी समर में उतरते हुए या कोई निर्दलीय रूप में अपना नामांकन फॉर्म भर रहा है, तो फिर कोई किसी अन्य पार्टी में जाकर अपने पार्टी से इस्तीफा दे रहा है। इसी तरह भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय देवनाथ बिसेन ने भी भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्व व पदों से इस्तीफा दे दिया है। अजय देवनाथ बिसेन ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि जिस प्रकार वाराणसी विधानसभा में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्रदीप जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है वह सही नहीं है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वाराणसी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को एक बार भी नहीं पूछा गया कि वह प्रदीप जायसवाल को भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, जबकि वाराणसी भाजपा संगठन में कोई भी यह नहीं चाह रहा है कि वह बनाए गए भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के लिए काम करे, और वह स्वयं भी नहीं चाहते कि वह भाजपा में रहकर भाजपा के बने प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के लिए काम करें। इसलिए उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह भाजपा के सभी दायित्व और पदों से इस्तीफा देते हुए स्वयं को अलग कर ले, जबकि उन्हें भाजपा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी बड़ी जवाबदारी भी दी गई थी और उन्हें बालाघाट विधानसभा प्रभारी भी घोषित किया गया है। उन्होंने चर्चा में इस्तीफा को लेकर यह भी बताया कि जब वह इस्तीफा देने भाजपा जिला अध्यक्ष के पास पहुंचे थे तो उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई, किंतु उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा के उपाध्यक्ष संजय खंडेलवाल को दे दिया है और वह चाहते हैं कि उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे और उन्हें दी गई जिम्मेदारियों से मुक्त करे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का जिले का अध्यक्ष हूँ और आज मैंने एक बड़ा निर्णय लिया है। बड़ा निर्णय ये लिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो वाराणसी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा संगठन है भाजपा का, उस संगठन को बगैर विश्वास में लिए, बगैर संगठन के किसी पदाधिकारी को पूछे, इन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी हमारे ऊपर थोप दिया है जिसको संगठन इसका बहुत विरोध कर रहा है। और इस ज़बरदस्त विरोध के बावजूद भी संगठन को बगैर विश्वास में लिए पार्टी का ऐसा प्रत्याशी आ जाना हम लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है पूरा चुनाव, कि हम उसका काम तो कर नहीं सकते। जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाई है उसके लिए भाजपा का संगठन काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ख़ासतौर पर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इस प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी में रह के काम करना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष पद से, और एक बड़ी जवाबदारी मुझे
पार्टी द्वारा दी गई है। कल ही मुझे भोपाल से पत्र मिला है जिसमें मुझे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 बालाघाट का, जहाँ से मौसम दीदी या गौरी भाऊ कोई भी एक चुनाव लड़ सकते हैं, उस 111 का मुझे विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो इस जिम्मेदारी से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहता हूँ। और मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गया, कार्यालय में जाने के बाद अध्यक्ष जी से मेरी भेंट नहीं हो पाई, इसलिए मैंने हमारे वरिष्ठ भाजपा के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय खंडेलवाल जी को मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं इस बात का पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करें और मुझे इस दायित्व से मुक्त करें, मुझे फ्री करें। तो अभी जैसे आपने इस्तीफा दिया है, तो क्या दूसरी पार्टी या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या क्या संभावना है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो पूरा संगठन है वाराणसी और खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र का, उसमें 21 लोगों की समिति बनाई गई है। 2 से 2,500 हमारे कार्यकर्ता एक कार्यक्रम में मौजूद हुए थे और उनके साथ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी जो हमारे नेता हैं वो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 का चुनाव लड़ें। और उसके लिए क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए 21 लोगों की एक समिति का गठन किया गया है जो 30 तारीख तक अपना निर्णय देगी। और समिति अगर निर्णय देती है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो मैं डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी के साथ पूरे दमदारी के साथ खड़ा हूँ। पार्टी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं भाजपा के, ओरिजिनल भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी के साथ मैं पूरी दमदारी से खड़ा रहूँगा। और बाय द वे अगर ऐसा कुछ होता है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। बीच में तो आ रहा था मीडिया में और उन्होंने बयान भी दिया था कि चुनाव लड़ेंगे, और जो भाजपा की मीटिंग भी हुई थी उसमें भी हाँ मैं बताया ना, कुछ आ रहा था कि निर्मल चुनाव लड़ ही रहे हैं करके। हाँ अभी तय नहीं है। उस दिन 2-2,500 हमारे कार्यकर्ता आए थे। सब लोगों के बीच सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है, इसमें हम तो ये चाह रहे हैं कि 2018 में जैसे प्रदीप जायसवाल ने चुनाव लड़ा था कि बाहरी प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को नहीं चला था और उन्होंने पूरी कांग्रेस एकजुट होकर अपना प्रत्याशी जिताया था, तो हम भी चाहते हैं कि 2018 की पुनरावृत्ति हो, भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता एकजुट हो और 2018 की पुनरावृत्ति करें। जब उस टाइम कांग्रेस को बाहरी प्रत्याशी नहीं चला था, तो 23 में भारतीय जनता पार्टी को बाहरी प्रत्याशी क्यों चलना चाहिए। और इसी बात को लेकर 21 लोगों की एक समिति का गठन हुआ है और वो समिति अगर निर्णय लेती है कि डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ना है, तो मैं डॉक्टर साहब के साथ खड़ा हूँ। 21 लोगों की समिति बनी आपकी, और समिति से एकमात्र अजय बिसेन इस्तीफा दे रहा है, तो नहीं भाई साहब, इस्तीफा होकर तो झड़ी लग जाएगी। ये मान के चलिए, जैसे हम लफासी में बात नहीं करते हैं, जैसे हमारे प्रत्याशी ने हर मंचों पे बोलना शुरू कर दिया है कि मेरे साथ तो 57-58 हज़ार लोगों ने इस्तीफा दिया है, यानी 57-58 हज़ार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया है। तो 58 हज़ार तो ऑलरेडी उनके पास है, तो उनको जीत के लिए तो उनके पास पूरा गणित है, तो उनको तो भाजपा की जरूरत ही नहीं ना। और न तो भाजपा के लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, न आज तक हमको कहीं कोई फ़ोन आया। वो इतने मुगालते में हैं, वो इतना उनको अभिमान है, इतना घमंड है कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस घमंड से कैसे चुनाव जीतेंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे। दीपावली का त्यौहार अनकरीब है, जिसको लेकर पटाखे की दुकान सज गई है। तो वहीं पटाखा खरीदी, बिक्री, पटाखा का स्टॉक सहित अन्य जानकारी को जुटाने और इस कारोबार में गड़बड़ियों को रोकने के लिए जीएसटी का अमला भी जगह जगह छापामार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जीएसटी की टीम ने अलग अलग 3 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों की जांच की, जहां कार्रवाई की शुरुआत जिले के प्रसिद्ध फटाका एंड फटाका कंपनी से की गई। इसके अलावा दर्द गो फार्मा कंपनी में भी छापामार कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई की शुरुआत जिले के प्रसिद्ध फटाका और फटाका कंपनी से की गई। इसके अलावा दर्द गो फार्मा कंपनी में भी छापामार कार्रवाई की गई। तो वहीं तिरोड़ी के खड़पड़िया में संचालित फैक्ट्री व कटंगी में संचालित फैक्ट्री भी शामिल है। इसके साथ ही मिल रही जानकारी के अनुसार चौथी टीम फटाका एंड फटाका के संचालक के घर पर भी जांच की जा रही है। आपको बताया कि फटाका से संबंधित ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ कंपनी फटाका एंड फटाका कंपनी की है। वहीं दर्द गो फार्मा भी उन्हीं का ही है, जहां एक साथ छापामार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब तक की गई कार्रवाई में क्या कुछ निकल पाया है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन यह कार्रवाई आगामी 2 दिनों तक चलने की भी बात कही जा रही है। पति पत्नी के बीच आपसी वाद विवाद के मामले आए दिन सामने आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार नया मामला सामने आया है, जहां पत्नी को पत्नी व उसके मित्र से जान का खतरा है। ऐसी शिकायत पति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर की।
पीड़ित ने बताया कि 23 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे वह अपने मित्र अंकुश बंसकार के साथ LIC के सामने संचालित जूस की दुकान में बैठकर जूस पी रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी व उसका मित्र जो नगर पालिका में कार्यरत है वह आए व फुल्की की दुकान में आकर खड़े हुए। यहाँ पर उन्होंने अंकुश को मेरे साथ देखकर पत्नी के मित्र ने मेरे साथ व धक्का मुक्की कर अंकुश के साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित भी किया। इसकी शिकायत कोतवाली थाने पुलिस में दर्ज कराई गई। उसने बताया कि लगातार घटित हो रही घटनाओं से वह भयभीत हो चुका है, जिसके चलते ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की है। मेरा आज SP कार्यालय आने का आशय ये है कि मैं बैहर में जो जहाँ मेरा ड्यूटी है वहाँ पे मैं सिंगल रूम में रहता हूँ। दिनांक 17 अक्टूबर को शाम के करीब 6 बजे मेरे जो बैहर के रूम पे अज्ञात लोगों का आवक जावक देखी गई एवं मेरे मकान मालिक के द्वारा पूछताछ की गई कि अनमोल रामटे के जो LIC में बैहर में पदस्थ है वो क्या यहीं रहते हैं। तो मकान मालिक को ये गतिविधि संदिग्ध लगी, इस कारण से मुझे उन्होंने बताया और रास्ते में भी मैंने बैहर से बालाघाट आते जाते हुए कई बार मुझे ऐसी संदिग्ध गतिविधियां नज़र आई। इस घटना जब 23 तारीख को शाम को 7 बजे मैं और मेरा मित्र अंकुश बंसकार LIC ऑफिस बालाघाट के सामने बॉम्बे जूस सेंटर में जूस पी रहे थे। तो उसी बीच अचानक से मेरी पत्नी काजल डोंगरे अपने सहयोगी ऑफिस के मित्र राहुल सोनी के साथ गुपचुप के खाने के बहाने वो आई होगी और जैसे ही उन्होंने मुझे अंकुश बंसकार के साथ देखा तो राहुल सोनी के द्वारा अंकुश बंसकार पे ज़ोरदार पिटाई कर दी गई और जिसका मेरे द्वारा बीच बचाव किया गया और मुझे भी धक्का मुक्की राहुल सोनी के द्वारा की गई, जिसकी जानकारी अंकुश बंसकार और मेरे द्वारा कोतवाली थाना बालाघाट में दर्ज करा दी गई है। उस मारपीट में हम दोनों को जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया गया, जिसके हमने एट्रोसिटी एक्ट की धारा राहुल सोनी के ऊपर लगा दी गई है। और SP ऑफिस कार्यालय आने का मेरा मकसद यही है कि आए दिन मेरे पे जान का खतरा मंडरा रहा है, जिससे मैं काफ़ी भयभीत हूँ। यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी मेरी पत्नी काजल डोंगरे एवं उसके समस्त परिवार एवं उसका सहयोगी मित्र राहुल सोनी, जो कि वार्ड नंबर 1 के पार्षद अनिल सोनी जी का पुत्र है, इनकी एवं इनके समस्त परिवार की होगी यदि मेरे साथ भविष्य में कोई भी अनजानी घटना घटती है तो। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने कहा कि चुनाव से पहले सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर पुलिस की सघन तलाशी हो रही है, लेकिन इससे आम जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। चुनाव से पहले जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पुलिस की सघन तलाशी हो रही है, लेकिन इससे आम जनजीवन बड़ा प्रभावित हो रहा है। आम जनजीवन से मतलब है कि बॉर्डर पे कुछ लोगों के परिवार हैं जो इलाज कराने के लिए अपने गांव में जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र का जो व्यापार है तो लोग कुछ नगद पैसे को लेके जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो पुलिस उसको जब्त कर रही है। जबकि 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का आपको जब्त करने का प्रावधान नहीं है। पुरुष वर्ग को 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स से छूट है, 5 लाख रुपए तक महिलाओं को छूट है। तो ऐसी स्थिति में कालाधन की श्रेणी में आता है। दूसरी, पुलिस को ये राइट्स भी नहीं कि नगद के संबंध में पूछताछ करे। बिना किसी शिकायत के किसी भी वाहन को आप जब्त कर रहे हो, उनका पैसा जब्त कर रहे हो और लोगों के जो आर्टिकल 21 है जीने का अधिकार, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को आपने कितने जगह नाके लगाने की बात की है। कई जगह इनलीगल नाके चल रहे हैं, वहाँ पे भी वसूली हो रही है। तो आचार संहिता जो लगी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लगी है, जनता को तंग करने के लिए निकली है। इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मेरा निवेदन है, जिला निर्वाचन अधिकारी से निवेदन है कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, पुलिस को और जो दूसरे बल हैं उनका गलत इस्तेमाल न हो, नहीं तो जनता में बड़ा गुस्सा है। पूरे व्यापारी जिले के परेशान हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर पे लोग खरीदी बिक्री करते हैं, पूरा व्यापार परेशान है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी ज्ञापन दिया हुआ है। तो इलेक्शन का अगर लोग बायकॉट कर जाएं तो बड़ी फिर और परेशानी होगी। तो इसलिए इन स्थितियों से जब तक कोई ऐसी बात ना मिले, कहीं 20 लाख लग जा रहा है, कहीं 50 लाख जा रहा है,
कहीं 1 करोड़ जा रहा है। अगर इस तरह की कोई सूचनाएं मिलती है तो ही कार्रवाई करें। सामान्य जनजीवन को, सामान्य व्यक्तियों के साथ उनकी गाड़ियों को चेक करना, उनके बैग चेक करना, उनके सूटकेस चेक करना, इनके निजता का अधिकार का उल्लंघन है और ये टोटली वायलेशन है। इसके खिलाफ प्रशासन को मतलब अपना रुख बदलना चाहिए, जनता के प्रति नरम रवैया अपनाना चाहिए। लालबर्रा रोड पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के चलते ग्राम में मिरेगांव के पास बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल ग्राम लवादा थाना लालबर्रा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लवादा निवासी किशन उइके और गणपत मेश्राम मजदूरी करते हैं। 27 अक्टूबर को किशन उइके, उनकी पत्नी सुनीता उइके और भतीजा गणपत मेश्राम मोटरसाइकिल में लालबर्रा अपने किसी काम से गए थे। लालबर्रा में काम खत्म होने के बाद वह 4:30 बजे करीब तीनों ही मोटरसाइकिल से लालबर्रा से अपने घर ग्राम लवादा लौट रहे थे। तभी ग्राम मिरेगांव के पास बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार किशन उइके, उनकी पत्नी सुनीता उइके और भतीजा गणपत मेश्राम घायल हो गए। दुर्घटना में सर में चोट लगने और बायां पैर टूटने से गणपत मेश्राम गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो चुका था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से तीनों घायलों को लालबर्रा के अस्पताल पहुंचाया गया, किंतु लालबर्रा में तीनों घायलों को भर्ती न करते हुए उन्हें तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। 108 एम्बुलेंस से तीनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया। यहाँ से गंभीर रूप से घायल बेहोश हुए गणपत मेश्राम को मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं लालबर्रा रोड पर बढ़ती जा रही दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि भी देखी जा रही है। पिछले 1 वर्ष में इस रोड पर सड़क दुर्घटनाओं में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है, किंतु इस रोड पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई कारगर कदम भी नहीं उठाए जा रहे। इसके कारण इस रोड पर दुर्घटनाएं भी आए दिन होती जा रही है। लालबर्रा रोड पर 27 अक्टूबर को ही इस दुर्घटना में तीनों घायल मछुआरे समाज के गरीब लोग हैं, जो मछली मारने के धंधे के अलावा मजदूरी भी करते हैं। दुर्घटना में सुनीता उइके के मुंह में काफ़ी चोटें आई है। उसका संभवतः जबड़ा भी फ्रैक्चर हो गया है। किशन उइके के पैर सहित अन्य अंगों में भी चोटें आई है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी ने तीनों घायल बोलने की स्थिति में न होने से घायल किशन उइके के बेटे शुभम उइके का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना लालबर्रा भिजवा दिया। 26 अक्टूबर को जिले के 6 विधानसभाओं में लगभग 23 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र लेकर गए और लगभग 8 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरकर जमा किया गया है, जिसमें बालाघाट विधानसभा से मंत्री गौरीशंकर बिसेन, लांजी विधानसभा से विधायक हिना गावरे और वाराणसी विधानसभा से विवेक पटेल के द्वारा नामांकन फॉर्म भरे गए, जिसमें अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा भी फॉर्म भरकर रिटर्निंग ऑफिस में जमा किया गया है। आपको बता दें कि नाम निर्देशन पत्र भरकर जमा करने की अंतिम तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आते जा रही है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों के प्रत्याशियों व निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा अब रिटर्निंग ऑफिस में जाकर नाम निर्देशन पत्र भरकर जमा करने का क्रम सतत बढ़ते ही जा रहा है। इसी क्रम में जिले की 6 विधानसभाओं में 23 नाम निर्देशन पत्र आरओ के द्वारा जारी किए गए, तो वहीं 8 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरकर जमा किए हैं, जिसमें यदि बालाघाट विधानसभा की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी से मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरा गया है, तो वहीं विशाल बिसेन ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म जमा किया है। वह 6 प्रत्याशियों को आरओ के द्वारा फॉर्म दिए गए। बैयर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से संजय उइके के द्वारा फॉर्म भरा गया, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बुधराम धुर्वे और अशोक मान सिंह द्वारा निर्देशन पत्र भरे गए और 2 लोगों को आरओ के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जारी किए। लांजी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से हिना कावरे के द्वारा फॉर्म जमा किया गया, तो वहीं ज्योति उमरे के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म जमा किया गया है। वह आरओ के द्वारा 8 नाम निर्देशन पत्र दिए गए हैं। परसवाड़ा विधानसभा से किसी ने भी 26 अक्टूबर को फॉर्म नहीं भरा, वह 3 नाम निर्देशन पत्र आरओ के द्वारा जारी किए गए हैं। वाराणसी विधानसभा से आरओ के द्वारा 3 नाम निर्देशन पत्र जारी किए गए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से विवेक पटेल के द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र भरा गया है। कटंगी विधानसभा से मात्र 1 ही नाम निर्देशन पत्र आरओ के द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र जारी करने व नाम निर्देशन भरे जाने की अंतिम तिथि रखी गई, किंतु अभी भी बहुत सी क्षेत्रीय पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन नहीं भरे गए हैं। जिस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिस से नाम निर्देशन पत्र जारी हुए हैं, उस हिसाब से अभी भी प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र नहीं भरे गए हैं। मैं सूत्रों की माने तो 27 तारीख शुभ मुहूर्त के हिसाब से कुछ खास होने वाले हैं, जिसके अनुसार सभी प्रत्याशी अभी 27 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। वह 27 अक्टूबर को निश्चित ही कुछ प्रत्याशियों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए नाम निर्देशन पत्र भरे जाने की बात भी कही जा रही है।
अब देखना होगा कि आखिरकार जिले की 6 विधानसभा में 27 अक्टूबर को कितने फॉर्म प्रत्याशियों के द्वारा भरे जाते हैं, क्योंकि अब नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के लिए अधिक समय नहीं बचा। 28 और 29 अक्टूबर की छुट्टी होने की वजह से प्रत्याशियों को मात्र 27 और 30 अक्टूबर का ही समय मिलेगा। 26 अक्टूबर को मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। आपको बताया कि भाजपा के द्वारा मंत्री गौरीशंकर बिसेन को बालाघाट विधानसभा का प्रत्याशी न बनाकर उनकी जगह उनकी बेटी को पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। मौसम बिसेन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने आज डमी नामांकन फॉर्म जमा किया है। आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा बालाघाट विधानसभा से पूर्व से ही कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था, किंतु पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए मौसम बिसेन को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 से भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था। किंतु कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था कि मौसम बिसेन की जगह मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, किंतु इसकी कोई अधिकृत पुष्टि नहीं की गई थी। किंतु अचानक 26 अक्टूबर को मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा पुराने भाजपा कार्यालय उत्कर्ष स्कूल के सामने के भवन में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर भाजपा से नाम निर्देशन पत्र भरा गया। वह जब उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने नामांकन फॉर्म भरा है क्योंकि अभी बालाघाट में मौसम बिसेन नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से उनका इलाज चल रहा है, इसी कारण उन्होंने डमी फॉर्म भरा है। जब हमारे द्वारा उनसे चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके लड़ने नहीं लड़ने को लेकर पार्टी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। फिलहाल मौसम बिसेन ठीक होकर अपना नामांकन फॉर्म भरेगी। फिर भी शहर में जन चर्चाओं की यदि माने तो जिस प्रकार से शुरू से यही माना जा रहा था मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, किंतु बाद में पार्टी के द्वारा मौसम को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही यह लगने लगा था कि अब मंत्री गौरीशंकर बिसेन चुनाव नहीं लड़ेंगे। किंतु कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि मौसम बिसेन की जगह मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे। जब उन्होंने 26 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरा उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में यह तय माना जाने लगा है कि अब जो भी हो मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मौसम यहाँ है नहीं और उसके आने के बाद उसका फॉर्म जमा किया जाएगा। आज आपने भरा फॉर्म? हाँ, आज मैंने भरा। अच्छा, बीजेपी से और तो आपको पता है। जी जी, इस कारण आप अभी सुरक्षा के वजह से फॉर्म भरे। क्या आप लड़ सकते हैं? वो पार्टी तय करेगी। वारासनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरझड़ के कोसरी टोला स्थित पाइप फैक्ट्री में बीते दिनों 19 वर्षीय आयुष पिता मोन्टू उके का शव पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। मृतक की मां के द्वारा एसडीओपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर बेटे की मौत की उचित जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। जहां उन्होंने एसडीओपी कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर बेटी की मौत की उचित जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं उन्होंने बेटी की मौत को सामान्य न बताते हुए उसे हत्या करार दिया है। मैं मांग ये कर रही हूँ कि मेरा बेटा आयुष उके, मैं और बड़ा बेटा राहुल उके और उसके पापा हम 9 साल से दिनेश पटले के पाइप फैक्ट्री में चौकीदारी मजदूरी का काम करते हैं। वहाँ पर 3 साल पहले उनके पापा की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरा छोटा बेटा आयुष उके ये 21 सितंबर के 2:30 बजे से विशाल ठाकरे और समाज का लड़का है उसके साथ में वो घूम रहा था। और 22 सितंबर को जब मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने आई तो उसकी पाइप फैक्ट्री में दिनेश पटले के पाइप फैक्ट्री में उसकी पानी में लाश मिली। और थाने में जब मैंने FIR कराई, लिखित में 1 बार दी, 2 बार जबानी दी तो कापी देने से इनकार कर दिए मेरे को। और जब मैं SDOP सर के यहाँ गई तो वहाँ से वो लिखित वाली कापी की सील करके उनने कापी वापस किए हैं मेरे को। ये कितनी तारीख को आपका लड़का लापता हुआ था? ये 21 सितंबर को। और मिला कब? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को। तो इस दौरान कहाँ गया था, कुछ ऐसे पता है? हाँ, अपने कुंबाड़ी वाले जो भीमते हैं, भीमते भैया जिनकी बस है गाड़ी स्कूल में कहाँ कहाँ चलती है, उनने भी मेरे को पता बताए थे
कि आपका छोटा बेटा आयुष और वो जूड़ा बांधता है लड़का सर में लंबे बाल वाला, वो सफ़ेद स्कूटी से लेके आयुष को लेके जा रहा था कहाँ? वाराशिवनी में रोड से जा रहा था, ऐसा मैंने देखा, ये उनने बताया था मेरे को। तो आपके बेटे ने कुछ नहीं बताया था कि पहले? नहीं, बेटे ने कुछ नहीं बताया। अगर बेटा बताता तो मैं तो उसके साथ में घूमने नहीं देती और बचा लेती ये सब होने से। क्या